से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की जुबानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। वेलकम व्यूअर्स, अनीस फारूकी प्राइम टाइम यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े अजीब व गरीब दौर से गुज़र रहा है और रोज़ाना कोई ना कोई या तो अदलिया का फ़ैसला आ जाता है या कहीं और से कोई फ़ैसला या ऐसा एंगल आ जाता है कि जिसमें मुल्क की जो सियासत चल रही है वो किसी और ज़ाविये पे मुड़ने लग जाती है। जैसे कि एक लंदन यात्रा चल रही है, उस लंदन यात्रा से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि हुकूमत बनी, हुकूमत में आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हल्फ़ उठा लिया। बड़े लोग सुकून में आ गए कि अब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चढ़ेगा, डॉलर नीचे जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बातें की, लेकिन हालात वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी टीम इस बारे में क्या सोचती है, यही आज आपके साथ डिस्कस होगा। आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और ख़ान फ़ारूक अली ख़ान साहब जनाब न्यूयॉर्क से हस्ब दस्तूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हम तारीख़ में, हालिया तारीख़ में हज़रात, मुझे याद नहीं आता कि हम इतनी कन्फ्यूज़्ड सूरत हाल में कभी हुए हों। तो इस चक्कर में मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि मैंने मशीन चला के अपने बाल ही छोटे कर लिए। मैंने कहा चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा कोविड भी चल रहा है तो बाहर नहीं जाते, खुद ही कर लेते हैं। एवरीबडी इन ऑल 4 प्रोविंसेस आर कन्फ्यूज्ड, मीडिया इज़ कन्फ्यूज, अदलिया इज़ कन्फ्यूज, अस्करिया इज़ कन्फ्यूज, बहरिया इज़ कन्फ्यूज। ये confused.com जो चल रहा है, इस पे आज बात करेंगे। एक फ़ैसला आ गया सर अदालत का, फ़ैसला कहें उसको या गाइडलाइन कहें, कि मुनहरिफ अरकान के बारे में। आसिम सिद्दीकी साहब, क्या ख़बरें आपके पास इस बारे में? जी, खबरें तो यही हैं कि फ़ैसला आ गया है और इस पे आज की सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत अच्छी है। तो ये शुक्र है पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने थोड़ा-सा सुख का साँस लिया और उनको कुछ अच्छा हुआ नज़र आया और उनको ये फ़ैसला बड़ा अच्छा नज़र आया। और हमने देखा स्पेसेस पे जहाँ पर लानतें और जूते और गालियाँ पड़ रही थी, वहाँ पर एकदम मतलब का फ़ैसला आने पर जो है वो बड़े खुश हैं। और मैं समझता हूँ शायद ये फ़ैसला कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से दुरुस्त भी है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपने लॉज़ हैं, अपने कानून हैं, वो उसको कैसे देखते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कैसे देखता है और ख़ान फ़ारूक साहब कैसे देखते हैं। तो ये भी अहमियत है कि हम एज़ ए खुद इसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन मेरी नज़र में एक अच्छा फ़ैसला है कि अगर कोई पार्टी के टिकट पे जीता है, तो उसका पार्टी पे हक होना चाहिए, पार्टी का उस पे हक होना चाहिए। दैट्स एक नॉर्मल आदमी को एक ये बात समझ में आती है। जी, फारूक साहब। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो कन्वेंशनल डेमोक्रेटिक विज़डम है उसके अंदर तो ऐसे ही होता है। मगर आपको पता है कि ये जो हमारे यहाँ जो कल्चरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म की पार्टनरशिप्स की तरफ आती हैं। अब ये कोशिश ये होती है ये मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में एक आइन है सर, ये वैल्यू शैल्यू क्या होता है? एक आइन है, उस आइन वो आइन क्या कहता है, आप वो बताएं सर। आइन तो यही कहता है कि जी आपकी जो पार्टी है आप उसके साथ हैं और अगर आपने उसके हक के उसके खिलाफ जाना है तो उसके हवाले से अभी जो क्लैरिटी अभी आई है कि अगर आप मुनहरिफ हो जाते हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां आप अपनी पार्टी से बगावत करते हैं, तो फिर आपको वोट देने की इजाजत जो है या आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें भी एक एलिमेंट सपोर्ट के लिहाज से तो मुनहरिफ अरकान का था, पीटीआई से जो लोग भागे थे, मगर हुकूमत जो बनी है उसको उनके किसी के वोट की जरूरत नहीं थी, इनके अपने नंबर्स पूरे हो गए। अच्छा, इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देते ना, ये मुनहरिफ का लफ्ज़ तो बड़ा उर्दू का बड़ा हैवी ड्यूटी वर्ड हो जाएगा ना। तो जो डिसेंट होता है, पार्टी के अंदर जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक होता है या पार्टी से नाराज़ लोगों का एक ग्रुप होता है, 14-15 जितने भी लोग हैं, जैसे पीटीआई थी, पीटीआई में कितने लोग थे वो जो नाराज़ हो गए थे, जिन्हें मुनहरिफ कह रहे हैं, डिसेंट कह रहे हैं? 2 बड़े ग्रुप थे, तकरीबन 40 से प्लस माइनस कुछ। तो व्यूअर्स जो 40 लोग थे वो तकरीबन वो चाहते थे कि पीटीआई के लिए वो वोट नहीं देंगे और हो सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी डाली गई तो उसमें वो दे देंगे वोट किसी और के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें ख़ान फ़ारूक साहब ज़रा वज़ाहत से बताइएगा कि यहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स का सवाल है, एक फेडरल
जो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की बात हो रही है, और एक प्रोविंशियल पंजाब असेंबली की बात हो रही है। इन दोनों जी हाँ। में पीटीआई के नाराज़ लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था और वोट पीटीआई को नहीं दिया था। और इसी तरह से बिल्कुल। नेशनल असेंबली में भी इन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया था, एब्सटेन रहे थे एक तरह से। लेकिन पंजाब असेंबली में इन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को, पाकिस्तान जी मुस्लिम लीग नून को। अब अदालत ने फैसला दिया है कि ये वोट काउंट नहीं होगा। मैं बहुत सादा तो अल्फाज अब में अगर लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और ताकि बिल्कुल उनको सही समझ कह में रहे आए हैं कि आप, बिल्कुल कौन सी सही कह रहे हैं। हुकूमत पे असर पड़ेगा और किस हुकूमत पे असर नहीं पड़ेगा। जी। अब इसमें सिर्फ एक बात ये याद रखने की है कि पीटीआई के जो बागी अरकान थे या जिन्होंने डिसेंट किया है, ये जो उन्होंने अलग हुए हैं, ये बेसिकली शुरू में इन्हीं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के वर्कर थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, इनको एक थर्ड फोर्स के जरिए जबरदस्ती किसी बहुत सारे प्रेशर की, क्योंकि इनमें से कोई भी नो इन पीपल्स पार्टी का नजरियाती वर्कर एज सच नहीं पीटीआई था, का, पीटीआई का। पीटीआई का। तो अब वो जब उनको आइडिया हो गया कि ये जो पार्टी की अपर कमांड है वो अपने वादों पे पूरा नहीं उतर रही, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, अवाम इनकी गरेबान पकड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इनकी डूबेंगी और कारोबार और प्रोसिक्यूट भी यही होंगे, तो उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि उनको वो इदारा जो उनको पकड़ के लाया था उससे उनकी टक्कर का क्या नतीजा निकलेगा, वो वापस अपने घर चले गए। अब उनको हम लोग कहते हैं कि बागी हैं या डिसेंटिंग हैं या ब्रेक अवे अच्छा, जो हैं अब इस या नतीजे टर्फ से, कोर्ट्स हैं। इस फैसले से किसकी हुकूमत का तख्त धड़ाम से गिरेगा? अब अगर पंजाब में ये समझें कि एक हुकूमत बन चुकी है जो कि बिल्कुल अभी तक कैबिनेट नहीं बनी, उसके ऊपर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अब ये फैसला होना है कि वोट पड़े हुए वोट भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, काउंट नहीं होंगे, या इससे आगे के जमाने में इनके वोट काउंट नहीं होंगे। ये एक टाइम डिफरेंशियल आ जाता है और ये बारीकियां आइन की, कॉन्स्टिट्यूशंस की और और डायनामिक गिनती की, कंडीशंस की और होती है, गिनती भी बड़ी और इंपॉर्टेंट है सर। गिनती की। मैंने जो लास्ट गिनती अभी की थी पंजाब असेंबली के वोटों की, इधर उधर से काफ लीग को मिलाकर और आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के, कुछ न्यूट्रल उम्मीदवारों को मिला के, तो एक वोट से शहबाज शरीफ की हुकूमत बच रही है, एक वोट से। हाँ और हाँ, वो देखें अभी अभी अगर वो चाहें, अभी कुछ लोग 4-5 अनडिसाइडेड हैं, अगर वो उनको भी मिला लेते हैं तो ये कॉन्टीन्यूटी रह सकती है शहबाज शरीफ की हुकूमत की, एज़ फार एज आई नो, और जो लास्ट नंबर्स मैंने देखे थे। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा हॉर्स ट्रेडिंग और बोलियां लगना शुरू हो जाएंगी, प्रेशर आना शुरू हो जाएंगे। थर्ड पावर का आपने बात की, थर्ड पावर अपना किरदार अदा करना शुरू करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि न्यूट्रल हो गए आसिम साहब। तो शहबाज शरीफ शायद बच जाएं, शायद ना बचें, बट इज़ इट रेलेवेंट इन करंट पॉलिटिकल जो टर्मोइल चल रहा है पाकिस्तान में? सर, मैं जो देख रहा हूँ इंटरनेशनल, आज आपको पता है कि बिलावल भुट्टो भी यहाँ न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं और अगले 24 घंटे या 48 घंटे 2 दिन के अंदर आपको अगर प्रोमिसेस होते हैं, जैसा कि इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था, अरे शहबाज शरीफ कह रहा होगा अमेरिका से $1 दो वरना इमरान आ जाएगा। एक तो तकरीरें मुस्तकिल हर 3 दिन 2 दिन के बाद हो रही हैं, उसके बाद एक खास किस्म का जहन जो है उन तकरीरों को जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव अपने तौर से जो है सोशल मीडिया पे लाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहली दफा इतना खुल के जर्नलिस्टों में डिवीजन हुआ है, और आपने ये देखा कि जनरल गफूर के जमाने में जिन जर्नलिस्टों को लॉन्च किया गया था बाकायदा, और जिस तरीके से वो इन्वॉल्व थे वो तमाम मीडिया, जिस पे हम लोग भी ये शिकायत होती थी कि भाई अब आपका एक पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का टिकर जो है वो एक ब्रिगेडियर या कर्नल संभाले होता है। कर्नल काफ़ी है। हाँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट के अल्फाज हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पहले हम ये था कि जी आप जो है रोशन अकाउंट से पैसे निकाल ले, अब कल को ये लिख रहे हैं कि जी हमें 5 अरब रुपए चाहिए जलसे कराने के लिए, और तो आप लोग और पैसे दें। और वो पैसे इस वक्त जो फकीरी और भिखारी और वो जिस तरीके से पीटीआई ने अपना एक वो खोला हुआ है, और अगर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान कोई हेल्प मांग रहा है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भिखारी है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक, आपने जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े ममालिक जो इवन अर्जेंटीना भी बैंकरप्सी फाइल कर चुका है एक दफा,
और बहुत सारे लोग मुल्क जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जीना बंद हो जाएगा या आपके पास अगर कोई बैंकरप्सी फाइल कर दी तो कोई ऐसा बड़ा वो आ जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि हम उस नहज पे लेके जा रहे हैं जहां पर हम कहें कि मेरे अजीज हमवतनों, जी हम जी वहां पर जा रहे हैं ताकि लोगों को एतराज भी ना हो। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमने आर्मी को, मैं आप और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो मिसिंग पर्सन पे, कराची के हालात पे, बलूचिस्तान के पे, फाटा के नॉर्दर्न एरियाज पे हम क्रिटिसाइज करते रहे आर्मी को, रेंजर्स को और दूसरी जगहों को। लेकिन हमारे पास एक मकसद था उनको वो करने। यहाँ पर जिस तरीके से बाजवा को और जिस तरीके से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे फौजियों की तजलील की गई और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, हमने तो जो बातें की, हमारे अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा था। तो और हम तो एक पॉजिटिव हेल्दी क्रिटिसिज्म करते थे सर, कोई मतलब कोई मुखालफत तो नहीं करते थे ना। तनकीद और मुखालफत में फ़र्क होना चाहिए। और इसमें क्या था कि वो लोग जो बिल्कुल लोअर कैटेगरीज को तो नहीं कहूंगा, बल्कि कहूंगा लोअर, एक तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोगों ने भी आर्मी को इमरान खान की शय पे बहुत कुछ कहा। हमने देखा मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन वो इस तरीके से वो नहीं आए थे कि वो गंदे गंदे अल्फाज लिख के और तस्वीरें लगा लगा के करे थे। अब आने वाले दिनों में ये वाहिद जमात है जिसने फौज के अंदर दो लोगों को डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल जो है डिवाइडेड है। इसमें मैं नहीं कह रहा, ये स्पेसिस पे चले जाएं, टीवी प्रोग्राम पे चले जाएं, आप फौजियों से बात करें, आपको अंदाजा होगा जब इमरान खान ने मीर जाफर, मीर सादिक इन्हीं फौजियों को कहा था तो आपने देखा कि एकदम रिटायर फौजियों का कैसा रिएक्शन आया कि बस इनफ इज इनफ, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हमारे फौजियों को ये कह रहे हैं। तो वहां पे उनको लगा कि यार अब तो ये हमारे गले तक आ गई है। तो मेरा आपकी जो बात अभी पहले की थी आपने कि मुस्लिम लीग नून और जरदारी को इन 10-15 साल जब भी वो इक्तदार में रहे, इनको पता नहीं चला। इमरान खान को 4 साल में, 3.5 साल में इनका पता चल गया कि ये किस तरीके से रन होता है और किस तरीके से हुकूमत लाई जाती है, अपने मतलब के फैसले कराए जाते हैं। आज पीटीआई के लोगों को पता चल रहा है कि जनाब एक दिन में 30 लॉ कैसे पास हो गए, 32 लॉ। दुनिया में किस पार्लियामेंट में एक ही दिन में 32 लॉ पास हो, ये भी बता दें। आज पीटीआई वालों को वो सारी बातें समझ में आ रही हैं कि जो हम कहते थे कि इन्वॉल्वमेंट है। और फिर इन्होंने कहा कि न्यूट्रल, भाई न्यूट्रल जानवर तो न्यूट्रल होता ही नहीं है, जानवर तो होता है वफादार, कभी इसका कभी उसका और कभी तीसरा। तो जानवर तो वफादार, वो न्यूट्रल होता ही नहीं है। वो तो टनल विजन के साथ चलता है सर, ये बिल्कुल अपनी सिम पे, उसका टारगेट पे उसका जो है वो विजन होता है और वो उसी की तरह चलता है। जैसे शाहीन होता है, उकाब होता है, ये भी जानवर ही है ना, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक होते हैं, वो अपने विजन पे चलते हैं। दे कैन सी व्हाट इज़ इनविजिबल, राइट। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ये अपना स्टेटमेंट तो वापस ले लें। हमारी फ़ौज न्यूट्रल नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रेटिजिक, वेरी विजनरी, विजन से उनका विजन होता है, फार विजन होता है। कहीं कहीं के जो मिस्टेक्स माजी में हुई हैं, अगर वो अब न्यूट्रल होके या इस चीज़ को रियलाइज़ करके हिस्ट्री से कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो अपना रोल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अदा कर रहे हैं, तो इस पे भी आपको एतराज़ है और इस पे भी आपने एक पूरी ब्रिगेड छोड़ दी है फ़ौज के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में खान फारूक अली साहब, आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इस वक्त मुझे ये लगता है पाकिस्तान में कि हम जैसे डिसिडेंट एंकर्स और ओपिनियन मेकर्स और आप जैसे तज्ज़ियाकार, आसिम जैसे सीनियर सहाफ़ी, ये लोग जो कि क्रिटिक रहे हैं फ़ौज के, और तमाम अपोजिशन पार्टीज़, तमाम जो अक़लियतें हैं, वो जो कि तंग आई हुई थी फ़ौज से, आज वो तो फ़ौज की हिमायत की बात करती हैं। और एक पार्टी पाकिस्तान में पीटीआई है जिसने इतना भयानक एक एंगल दिया है फ़ौज के ख़िलाफ़ और लोगों को छूट दी है कि मैं ये जो वीडियो देखता हूँ, ख़वातीन जो जिस मुग़ल्लज़ात के साथ बात करती हैं, जो उनके वायरल हो रहे हैं टिकटॉक पे, आई थिंक इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज को किसी ने इतना बुरा भला नहीं कहा होगा। सवाल मेरा ये है, फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती?
फिर इन पे कोई लाहौर हाई कोर्ट में जाके पाबंदी क्यों नहीं लगाता? इनकी तहरीर, तस्वीर, तकरीर पे पाबंदी क्यों नहीं लगाती? इनको माइनस क्यों नहीं किया जाता सर? इसलिए कि इनके पास ऐसे मवाद और ऐसी बातें हैं कि अगर उसी की बुनियाद पर, उसी ताकत की बुनियाद पर ये तनकीद इस धड़ल्ले से की जा रही है कि अगले बोल नहीं सकते। जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उसका खान साहब ने भी कहा कि देखें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जब आइडिया हुआ कि उनको फ्रेम किया जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा, तो उन्होंने अपनी एक इकबाली बयान रिकॉर्ड करा के, उसकी विटनेस टेस्टिमनी रिकॉर्ड करा के ऑडियो वीडियो अपनी बेटी को दी और उसको स्विट्जरलैंड ले गई। आज तक वो वहां पे वो सेफ में पड़ी हुई है, क्योंकि उनको फिर ये लोग हाथ नहीं लगा सके थे, उनको जिंदा रखना पड़ा जब तक अल्लाह ने चाहा। खान साहब के मामले में भी ऐसा है कि अभी शहबाज गिल साहब न्यूयॉर्क आए थे, यहां आकर के उन्होंने एक वीडियो क्लिप को उस तरीके से उसको उन्होंने यहाँ पर अटर्नीज के जरिए बनाया है कि अगर खान साहब की जिंदगी को कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जारी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये एक इन्होंने दुबई पहुंचाई एक विटनेस को, और एक को लंदन पहुंचाया, और वो भी मिलिट्री ने खुद पहुंचाया कि एक बयानिया बना था कि शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब के सेल फोन्स के को डेटा को बैकअप कर लिया जाए इससे पहले कि ये इरेज कर दें। जिस दिन ये पिटीशन एफआईए ने दोबारा उठाने की कोशिश की, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर शहजाद अकबर साहब लंदन चले गए, एंड ही टुक व्हाटएवर ही कुड। उसके बाद दोबारा ये बात की गई तो शहबाज गिल साहब ने आकर कहा कि दोनों फोन चोरी हो गए, वो भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर से। तो अब आप ये समझ जाइए कि ये लोग गालियां दे रहे हैं, डांट डपट कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, खवातीन का एक बहुत बड़ी शील्ड सामने आ गई है। उसके मुकाबले में कराची की कम्युनिटी, बलोच कम्युनिटी, पठान कम्युनिटी, उनके एक आदमी को 2 साल से जेल में डाला हुआ था, इन्होंने सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी तकरीर कर दी थी जिसने उसने अवाम का साइड लिया था। तो इनके हाथ में इस किस्म की इंफॉर्मेशन है इन लोगों की, क्योंकि इनके साथ मिलकर ये पिछले 27 साल से बहुत सारी ऐसी चीजें ये करते रहे हैं जिसकी वजह से अब ब्लैकमेल होने की वजह से बोल नहीं रहे। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत इनको डरा सकती, पीछे नहीं कर सकती। क्यों? कि ये जमीन के मालिक हैं। उस दिन से जून 20 तारीख से 1947 को पहले जमीन हिंदुस्तान की फौज बटी थी। जब फौज बट गई थी, रेजिमेंट्स डिवाइड हो गए थे, जमीन का कंट्रोल इनको मिला था, फिर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर जनरल आया था। तो इतनी बड़ी मलकियत की वजह से कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं हटा सकती। ये तो वो लोग भी हैं जो कि अमेरिका को ललकारने लग गए थे उसामा बिन लादेन के साथ। अब इनके पास इनके बहुत सारे राज आरिफ नकवी के केस के अंदर से मिले हुए हैं बैकग्राउंड में, जो खान साहब के हाथ में, और अगर वो बोल जाता है तो अवाम तो कुछ नहीं करेगी, अड़ोस पड़ोस के मुल्क इनको तबाह कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, अवाम सर, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आज ये बड़ी खतरनाक खबरें खबरें सुना रहे हैं, जो 2 फ़ोन गायब हो जाना और ये सारा, और उस फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसा होना कि जिससे कि मतलब ना सिर्फ ये कि इमरान खान बल्कि पाकिस्तान की अफवाज के कुछ खुफिया राज आप इशारा दे रहे हैं कि वो इमरान खान के पास हैं ऐसे। जी, मैं उसको समझा देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल है। और फोन नहीं है, फोन के अंदर जो पासवर्ड है वो है, क्योंकि फोन के अंदर भी तो ऐप ही खुलती है ना जी। हाँ, फोन के अंदर भी ब्राउजर ही खुलता है, फोन के अंदर भी कम्युनिकेशन वो चैनल्स खुलते हैं। वो सिर्फ फोन नहीं है, फोन के अंदर से पासवर्ड अगर निकल के चला जाता है और वो क्लोन होकर के आपके लैपटॉप पे ऑन हो गया, ये फोन खान साहब के पास चला जाए, वो उसको वो इरेज भी कर दे, वो डाटा उधर दूसरी जगह पर वो सेव हो जाता है। उसके अंदर भी हाँ, एग्जाम्पल देता हूं कि एफआईए ने कहा कि खान साहब के हवाले से हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस ऐसी हैं जिसका यस एंड नो बिल्कुल क्लियर एविडेंस खान साहब के फोन में है और शहजाद अकबर के फोन में है। मैंने पूछा भाई एक एग्जांपल दे दें, कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है? उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर शुगर की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो तफ्तीशी टीमें थी, उनके काम को कैसे रोका गया, उनको कैसे डिस्पर्स किया गया, उनको कैसे प्रोसिक्यूट किया गया, उसके तमाम ऑर्डर जो थे वो खान साहब खुद जारी कर रहे थे। तो एक एग्जांपल देता हूं सिविलियन डोमेन की। उसके अलावा भी आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ ईरानियों का
यमनियों का, सऊदिया की, यानी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, के सऊदिया के साथ बहुत सारी चीजों के ऊपर जो कम्युनिकेशंस हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें यमन के लोगों की लातादाद कुर्बानियां जो हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां से दस्ते गए हैं जिनको जो क्लासिफाइड थे वो किसी ने देख भी ले कोई तो बोल नहीं सकता, वरना उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। जैसे कि छावनी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको रेगुलर पुलिस जाकर के एफआईआर नहीं काट सकती। तो तो यानी ये कि इमरान खान ने तो क्लासिफाइड है। वो काम किया आसिफ भाई कि जो जरदारी और नवाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान नहीं कर सके, कि उन्होंने उस ताकत को कंट्रोल कर लिया कि जो कि इस मुल्क पे गुज़िस्ता 74 साल से जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती आई है, यानी कि अफवाज पाकिस्तान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और अब वो बेबस दिखाई दे रहे हैं इमरान खान के सामने, और या तो ये कि वो इमरान खान को दोबारा से लेकर आएंगे, या फिर वही मेरे अजीज़ हमवतनों होगा, क्या होगा अब? ये अनी साहब, ये इमरान खान की इतनी औकात नहीं थी। ये जो इनके साथ रिटायर ऑफिसर्स की और जनरल्स की एक टीम थी, ये सारा किया गया उनका ही है। मेरा ख्याल है उन जनरल्स के ऊपर अगर मुल्क के लिए आप बेहतर समझते हैं, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, MQM, और इनको एक स्टैंड लेना चाहिए इवन कि इवन जनरल बाजवा, हाँ, मैं तो कहता हूँ उनको भी ये स्टैंड लेना चाहिए। हैं असल गद्दार जो हैं, ये लोग हैं, हम्म। ये जर्नल्स हैं जिन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई है और एक ऐसे आदमी को परवान चढ़ाया है जिसने इंटरनेशनल रिलेशन इस हद तक खराब कर दिए कि कल के जलसे में मौसूफ फरमाते हैं कि मैंने 30% कम पेट्रोल और मौलाना फजलुर रहमान को यहाँ लाने की वो किया था। उसने डीजल नहीं कहा, पेट्रोल ने मौलाना फजलुर रहमान का। सोचें इस ऐसे बेहिस बेशरम लीडर को, कि मतलब आप जो है वो किस तरीके से बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हैं गंदम मैंने 30% कम सस्ते दामों खरीदी। अच्छा भाई, तो यूरोप और अमेरिका तो आपसे 8 बिलियन से भी ऊपर का इंपोर्ट करता है। तो अगर आप वहां पर जाएंगे रशिया के उसमें, तो 8 बिलियन से भी ऊपर का आपका जो इंपोर्ट है वो आपको वो क्या करेंगे, ये ब्लॉक या इसका करेगा। आप मुल्क को उस धारे में लेके जा रहे हैं जहां पर वो सेट हो ही नहीं सकता। आप भूल गए कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर रशिया का क्या हशर किया था। आपको इतना ट्रस्ट है कि आप रशिया बट माय क्वेश्चन रिमेन्स के मतलब क्या होगा? क्या मार्शाल्लाह लगेगा कि इमरान खान दोबारा आ जाएंगे? नहीं, ये मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान 1% भी दोबारा आने की उम्मीद बिल्कुल मेरी तरफ से इस वजह से नहीं है कि ये शख्स जब जब आएगा इस मुल्क का यही हशर होगा, क्योंकि इसके साथ पूरी दुनिया में वो करप्ट लोग हैं। आप देख लेना, अमेरिका के अंदर देख लें, आप यूरोप के अंदर देख लें, आप जरा देखें तो जो टॉप के पीटीआई के कारकुनान हैं उनके ऊपर केसेस क्या हैं, उनके ऊपर किस तरीके की उनका रहन सहन है, वो क्या कर रहे हैं, उसमें से आपको एक बहुत बड़ी तादाद जो है, यानी सोचे करप्शन का ये हाल है कि अमेरिका के अंदर वोट लेने के लिए आप हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं, लोगों के वोट खरीद रहे हैं, जबरदस्ती जाके उनके घरों से उनके आईडी कार्ड और ये वो चीजें ले रहे हैं। लोग परेशान थे, आखिरकार आपने अमेरिका का सदर भी बना लिया कि जी $40,000 खर्च करके। वो $40,000 या $60,000 कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अभी आप अरबों रुपए मंगवा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, पिछली दफा भी आपने मंगाया, वो कहाँ जा रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस दिन खुलेगा उस दिन वो आखिरी हथियार है। अभी क्योंकि इमरान खान जो है एक ऐसी यंगस्टर कौम को साथ लेके चल रहा है जिसके भेजे में इस वक्त जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वो ये कह रहा है हमारा लीडर इमरान खान। जिनको जिस वक्त इमरान खान की हकीकत पता चलेगी लोगों को, उस वक्त ये कानों को हाथ लगाएंगे। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान दोबारा इस मुल्क में आ सकता है या आएगा, और अगर कुछ आएगा तो फिर आप इस मुल्क के मजीद टुकड़े देखेंगे। और ये लिख लें कि एक तो बांग्लादेश बन गया ना, इसके बाद आप सिंध का इतना बड़ा मतलब आपका गैस जो है सिंध में जो निकलती है वो पंजाब में कितनी जाती है, या पंजाब से जो चीज आती है वो सिंध में या दूसरे सूबों में। हम पाकिस्तानी तो है नहीं, हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रीज पैरेलल चल रही हैं, नाम है उनका पाकिस्तान।
तो अगर इमरान खान दोबारा आया, इमरान खान समझ रहे हैं कि मेरे पास 30% अवाम है तो मैं हूं, वो बाकी 70% लोगों को भूल रहे हैं। और इसको उल्लू कौन बना रहा है? ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो कि कहते हैं जी हमें वोटिंग राइट मिला है, खाते यहाँ है, पीते यहाँ है, सोते यहाँ है। लड़ाई देखें इनकी, हमें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। क्यों भाई, क्यों मिलने चाहिए तुम्हें वोटिंग राइट्स? जो वहां रह रहा है उसका राइट है कि वो अपने पसंद के लोगों को लेकर आए हुक्मरान। उनको ये नहीं पता कि जिस मुल्क में पूरे का पूरा इलेक्शन ही को नीचे ऊपर कर दिया गया जाता है, वहां पे इस तरह के वोट्स किस तरह इस्तेमाल होंगे? हाँ भाई, ये 2000 वोट से हार रहा है, लाओ भाई ओवरसीज वोट इधर लगाया 3000, हाँ जी ये जीत गया है। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान की जुडिशरी, आर्मी, जितने भी इदारे हैं, क्या वो मतलब दूध के धुले हैं? नहीं, करप्ट तरीन ऑफिसर आज भी मौजूद हैं जो ये सब करेंगे। और ये आने वाले आपने दिनों में देख लिया भी कि अमेरिका के अंदर जितने जुलूस प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो कैसे झाग की तरह बैठे हैं। अब करें प्रोटेस्ट, अब व्हाइट हाउस के सामने जाते हुए फूंक निकलती है उनकी, मादरत के साथ इस वर्ड कि जनाब वो व्हाइट हाउस के सामने, क्योंकि आप अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको डिपोर्ट। और मैं तो बोलता हूँ अमेरिका को कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए, आपको इनकी प्रोफाइलिंग करें, देखें इनके हरकतें और इनको डिपोर्ट करें। इनका कोई राइट नहीं है। ये अमेरिका के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती खान साहब के अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर है, उसके जो है ना डीपी चल रही हैं, तो पाकिस्तान में जो ये अमेरिका में जो पीटीआई के हामी रज़ाकार पीटीआई वर्कर, मैंने ट्वीट भी की थी कि ये तो बेचारे अमेरिका में फंसे हुए हैं, इनको बाजियाब कराना चाहिए, रेस्क्यू कराना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जहाज़ भेजे और इनको फ़ौरी पाकिस्तान जो है ना लेकर आए, रेस्क्यू करे और इनको आज़ादी दिलाए और ये लोग फ़ौरी तौर पे निकले वहाँ से। व्हाई नॉट? नहीं, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये लोग जो डुअल स्पीक कर रहे हैं, दो जुबानें बोल रहे हैं। एक अजीब और गरीब सी बात यह है कि डू मोर का जो फलसफा याद होगा आप लोगों को, और वो क्या होता था कि देखें, ये बड़ी अजीब बात है कि वियतनाम में अमेरिका की फौज के पास सारे वसाइल होने के बाद भी अमेरिका को एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना पड़ा। वो सारा डाटा जमा करने के बाद जो थिंक टैंक्स हैं उनके दिमाग में ये रीजन नहीं समझ में आती थी कि सारे मवाद होने के बावजूद रिसोर्सेज के हम हारे कैसे। तो आखिर में ये पता लगा, अनीस साहब, फारूकी साहब और सिद्दीकी साहब, के अमेरिकन फौजियों को लाइव ह्यूमन के ऊपर गोली चलाने में जो तरद्दुद था उसकी वजह से हारे। तो अब उस तरद्दुद की ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए आगे कौन आए? पाकिस्तान के ट्रेंड लोग आए। उन्होंने कहा कि सरकार, हम आपको लोग देंगे, आप उन पर गोलियां चलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रोन टेस्ट करेंगे, आपके लोग भी तैयार हो जाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी भी तरक्की करेगी, आप हमें मौका तो दें। वो पूरी दुनिया से इन्होंने लोग रशिया की जंग के मुकाबले में लेकर आए, जबकि रशिया के ऑफिशियल दस्ते बहुत अरसा पहले अफगानिस्तान से निकल गए थे। यहां जंग जारी रखी गई। अभी भी यही डिमांड डू मोर की जब पाकिस्तान के साथ थी और मियां नवाज शरीफ इसको नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब उज़्बेक नहीं मिल रहे थे, ताजिक नहीं मिल रहे थे, अफगान कम मिल रहे थे। कौन मिल रहे थे? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पश्तो स्पीकिंग पाकिस्तानी मिल रहे थे, थोड़े से चाइनीज मिल रहे थे, और कोई बेवकूफ नहीं बन रहा था। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि दाढ़ी वाले तालिबान को तो ये लोग पहचान लेंगे दूर से, जो क्लीन शेव पढ़ा लिखा तालिबान पाकिस्तान के अंदर है, वेस्ट की नफरत वाला, उसको कौन पकड़ कर देगा? मियां नवाज शरीफ ने कहा हम नहीं तुम्हें बना के देंगे। कौन तैयार हुए? ये खान साहब तैयार हुए। सारी जिंदगी जिसकी वेस्ट में गुजरी हो, बीवी जिसकी वेस्टर्न हो, जिसका अपने आप को यहूदी कह के उसने दूसरे खानदान में शादी की हो, उसने रातों रात कई लाख बच्चे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता अमेरिका के लिए थ्रेट बनाकर खड़े कर दिए। अब ये जो थ्रेट है इसको अमेरिका मैनेज करेगा, उसकी भी पॉलिटिकल ऑक्सीजन लगी रहेगी, उसकी भी ये बातें चलती रहेंगी, उनको भी तरक्कियां मिलती रहेंगी। सारा वो निजाम जो पहले जंग का था खान साहब के सर पे चल रहा है। दुनिया को समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं ये मसीहा है। इस कौम के बच्चों को बदतमीज करना
उनको बेअदब करना, बेयारो मददगार छोड़ना, 1 लाख 1 करोड़ नौकरी कह के उनको मजदूरियां तक ना दिलवाना, क्योंकि पैसा सारा बाहर से ब्लैक का आया कंस्ट्रक्शन में। ये बच्चे तो कंस्ट्रक्शन के मिजाज के ही नहीं है, इनके माँ बाप ने तो इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। अब आप समझिए इस मुल्क के अंदर भी FBI ने सोशल मीडिया पे हमने सुना है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले PTI के लोगों को बुलाया है, और यहां तक भी ये सुनने में आ रहा है कि बफलो में जो कत्लेआम हुआ है सिया फार्म का, उसके अंदर जो लड़का पकड़ा गया है उसका रशियन सुप्रीमेसिस्ट के साथ ताल्लुक है, और पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है? रशिया के साथ। खत्म हो गई बात। ये आई रेस्ट माय केस। खान साहब ने ये सब को थ्रेट मैट्रिक्स में डाल के अमेरिका के हवाले किया है। बिल्कुल, तो ये लोग कोई समझाने भी नहीं देता इस बात को। जैसे आपके ही प्रोग्राम के एक मुमताज होस्ट हैं इंडिया के, और मेजर गौरव आचार्य देलवी, वो देलवी साहब ने क्या कहा था कि जो काम हम लोग करोड़ों रुपए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के नहीं कर सकते थे, खान साहब ने हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर थ्रेट बना के खड़ा कर दिया। मतलब he is working intentionally unintentionally for the enemy of Pakistan। नहीं, वो सर इनका मतलब इनके पास सिर्फ बेचने को क्या है, और मुझे बताइए अरे सर, नुकसान किसका हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट अ कोलैप्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो ये और पैसा कहां से आएगा? अच्छा, IMF उधार क्यों नहीं दे रहा? सुनिए, सिर्फ एक नुक्ता आजिम भाई, आप उसके बाद लीजिएगा, इसी को बढ़ाइएगा कि IMF के पता है वो डोनर कंट्रीज जो विलिंग थे पाकिस्तान के साथ काम करने को, डोनर्स जो थे वो चाइना और सऊदीया ही थे। और अब चाइना ने नॉर्थ पाकिस्तान में अपर हुंजा में किसी कॉम्पनसेशन के अंदर उन्होंने कब्जा लिया है अपर हुंजा वैली के माइनिंग ऑपरेशन का, जिसमें लोकल ने रेजिस्ट किया है, क्योंकि चाइनीज रूथलेस होता है। वो जब लोगों को हटाना चाहता है डैम के लिए, वो सारों को मार देता है। वहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई है। जो लड़ाई चल रही है उसकी ऑन एंड ऑफ 27 अप्रैल से खबरें आ रही। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें हम किसको ब्लेम दें? हम तो खान साहब को ब्लेम दे रहे हैं कि भाई इसने ये रातों रात जो रेटरिक लिया ना कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे ये मार रहे हैं, मैं खुददारी कर रहा हूं, ये सर जेम्स गोल्डस्मिथ का आइडिया था कि बरतानिया यूरोप के अंदर ना आ जाए, अपने ही वो उसमें रहे, तने तन्हाई आइसोलेशन में रहे। और वो भी यही कहता था कि थर्ड वर्ल्ड में जब एनवायरनमेंट के डिजास्टर आएंगे तो दरख्त लगाना। खान साहब क्या कहते हैं? जब आदमी नकल मारता है ना, ये जो देसी लोग जब नकल मारते हैं आसिम भाई, ये अकल नहीं इस्तेमाल करते। इन्होंने नकलें मारी, मुल्क चलाया 70 साल, अब 100 साल की गिनती नहीं पूरी कर सकते। और आप देखिएगा जितनी मिलिट्री की रेजिमेंट्स हैं उतने डिविजन्स हैं विदिन द मिलिट्री। देखें पाकिस्तान के सूबे अधूरे डिवाइड हुए हैं, रेजिमेंट्स पूरी अंग्रेज ने डिवाइड की हैं। और ये रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स अगर टेक ओवर करते हैं, ये 4-5 मुल्क बन जाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि पहली दफा जो है ना आर्मी के अंदर एक रियासत बनी है। पहले हम कहते थे रियासत के अंदर एक रियासत है, यानी एक आर्मी की रियासत है, जैसे आप DHA अस्करी और 142 फैक्ट्रियां और ये वो। अब जो है वो रियासत के अंदर एक रियासत चल रही है। और इसका अच्छा हमें अंदाजा आप सबको भी होगा, नाज़रीन हम आपको भी बताएं कि जब हम ट्विटर स्पेसेस पे बैठते हैं, जो जनरल्स और ब्रिगेडियर और कर्नल और मेजर इवन कैप्टन तक की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे हमें साफ नजर आता है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिविजन्स बन चुकी हैं। और वो डिवीजन सिर्फ एक उसके बाद खत्म होगी फॉर द टाइम बीइंग, जब आप कहेंगे मेरे हम वतनों, जब माशाल्लाह मुल्क में लगेगा एक खास किस्म का अब तो ये तब भी खत्म नहीं होंगी मेरे भाई। अब तो ये सब तक आ गई है कि जो हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें तो मतलब एक तरफ से ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक तरफ से कर्नल, वो दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटर करके डिफेंड कर रहे हैं। एक PMLN को डिफेंड कर रहा है, एक PTI को डिफेंड कर रहा है, एक आर्मी को खिलाफ बोल रहा है। अब वो मेजर आदिल जो भाग गया पाकिस्तान से लंदन, वो क्या कर रहा है आप बताएं। एक नुक्ता ले लें आखिरी, यही ब्रिटिश ट्रेंड मिलिट्री थी पाकिस्तान की, यूनाइटेड पाकिस्तान की। यही मिलिट्री ट्रेंड लोग थे, यही वेस्टर्न एजुकेटेड जुल्फिकार अली भुट्टो थे, यही वेस्टर्न एजुकेटेड और आला दर्जे की कमांड थी अयूब खान की।
मगर ये लोग बांग्लादेशियों का मुकाबला क्यों नहीं कर सके? ना ये पैसा भी इनके पास था, अकल भी थी, तालीम भी थी। उसकी वजह ये थी सर, वहां पर जिसने फौज आजादी फौज बनाई थी मुक्ति बाहिनी, उसका जो इंचार्ज था वो उस वक्त यूनाइटेड पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज का हेड जनरल उस्मानी था। वो बड़ी बड़ी मूछों वाला एक बांग्लादेशी जनरल था, उसका जहन 4 स्टेप आगे चलता था। और आज इमरान खान के कैंप में उसी इदारे का एक माजूल खुदे लाइन लगा हुआ एक जनरल मौजूद है। आप सोचिए, फ्रीक्वेंसी फार्मूला सब कुछ वही है, सिर्फ एटमॉस्फेयर होगा तो फिर काम बन जाएगा। ये हम बारूद पर बैठे हुए हैं, सारे इलाके के लोग हमसे तंग हैं। ईरानी तंग थे, अफगानी तंग थे, चाइनीज तंग हैं, इंडियंस तंग हैं, तो और दुबई वाले भी तंग थे सर। ये सारा कुछ अब ये आ गया है, ये मुकाफात अमल है। जेब में पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है और आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो जब आपकी सोसाइटी में इतना बड़ा एक वो कहते हैं कंफ्यूजन पैदा हो जाए, तो हादसा तो होता ही, एक्सीडेंट तब है जब आप ड्राइवर आपके कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, ये एक चीज मुझे आप लोग गाइड कीजिएगा कि मैंने पहले भी इसका कई दफा जिक्र किया है, आज के प्रोग्राम में भी किया है कि जो यूट्यूबर्स थे जिनको लॉन्च कहीं और से किया गया था, आज भी वो बिल्कुल इमरान के साथ कदम बना के चल। तो ये हम कैसे मान लें कि आज जो है जिनको किसी और के प्लेटफॉर्म से वो आए थे, हाँ, और वो आज भी उसी प्लेटफॉर्म पे, जबकि गवर्नमेंट भी बदल गई है, हालात भी बदल गए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि कोई जर्नल उनके पीछे है जिसका हाथ उसके ऊपर लगा हुआ है। आसिम भाई, जिस शद्दोमत से ARY की पूरी इंतजामिया लगी हुई है, पूरा चैनल उसको लाइव प्रोजेक्ट करता है, उसको घर रवाना से लेकर स्टेज तक और स्टेज से घर तक छोड़ के आता है, वो उसके एंकर बैठे होते हैं, उनके एंकरों की आंखें जो है ना लाल, आँख से अंगारे से लाल हो रही होती हैं गुस्से में, और वो पूरी शद्दोमत से लगे हुए हैं। व्हाट इज इट प्रूव्स कि एक तरफ पूरा मुल्क में तमाम क़यादत चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फेडरल प्रोविंशियल सारा कुछ जो है वो तब्दील हो गया, लेकिन वो माहौल तब्दील नहीं हुआ जो कि सुनामी के वक्त था। उनको यकीन है तुम्हारे पीछे। PTV में जितने भी मीडिया विंग के मैनेजर्स थे, आज वो सारे के सारे पीपल पार्टी में आ गए जी, उनको आप हटा नहीं सके ये लोग। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूट्रल बना हुआ है ना, उसको नेचुरल होना चाहिए था, नेचुरल, न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रल जो है वो फिर भी उसका फायदा हो रहा है तो वो न्यूट्रल है, उसको नेचुरल होना चाहिए था कि जो जिसकी सलाहियत है, जिसके साथ देखें। एक मोहतरम जनरल साहब ने ISPR के थे, जनरल बाजवा साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि 6 महीने दे दें। तो इस जो सेटअप है, आसिफ गफूर की बात कर रहे हैं, आसिफ गफूर की बात, 6 महीने की, इसको भी 6 महीने के लिए कोई जो वो आए ना, वो कह दें कि भाई इसको भी 6 महीने का टाइम दें, कोई इसकी तनकीद ना करे, टांगे ना खींचे, इनके मजाक ना बनाए, उसके बाद हम रिपोर्टिंग करें, मुस्बत पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। और ये और जो लोग जिनका स्टेक है ना मुल्क में, वो बेचारे अभी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के, आज जो जरदारी साहब ने एक बड़ा एक जूता उठा के लहराया जरूर है, मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई अपना हमने बड़ी मुश्किल से आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है शहबाज शरीफ साहब, तो आप अभी हिम्मत करें, हौसला मत छोड़ें, आप घबराएं मत, पीछे मत हटें, हम आपके साथ हैं, इसको चलाएं आप, इसको जैसे भी है। मगर वो उनको भी डर लगा हुआ है कि भाई ये ऐसा ना हो कि पिछलों के करतूत हमारी गर्दन में डलवा के हमें यार नन्हे काके थे क्या, इनको पता नहीं था गवर्नमेंट में आने से पहले? यार कैसी बातें कर रहे हैं ये, जो आवाम को ये क्या मतलब स्मोक स्क्रीन दिखा रहे हैं कि मतलब हम तो आए तो हमें तो हमारी आंखें खुल गई कि खजाना डूब गया। मतलब दीज आर नॉट किड्स सर, ये सब झूठ है, ये सब इतने नन्हे काके कोई भी नहीं है। श्रीलंका मॉडल अगर देखा जाए, श्रीलंका मॉडल का ये फैमिली कंट्रोल लाया जा रहा है एक तरीके से। मैं बता दूं, श्रीलंका मॉडल की तैयारी है ये। श्रीलंका का एंड भी देखा सबने, मिलियन हो रहा है वो, एक दिन का पेट्रोल रह गया। अरे मुझे बताएं, हम लोग श्रीलंका को बार बार कंपेयर कर रहे हैं। 22 मिलियन की आबादी है, हमारे यहाँ 220 मिलियन की आबादी, 300 कहते हैं लोग अब तो। हाँ, तो हम तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे जरा सा भी कुछ इस तरह का हो गया ना जो श्रीलंका में हुआ था, तो आप ये संभाल नहीं सकते, फिर उसका एंड किसी और तरीके से होगा। बट आसिम, आंसर माय क्वेश्चन के जो मैं कह रहा हूँ कि ये शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, मिफ्ता इस्माइल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये खान अब्बासी, एहसन इकबाल,
राना सन, ये नन्हे काके थे कि इनको पता नहीं था कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल किधर है यार, कैसी बातें करते हैं। और फिर अब कहते हैं जी अब बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और हम इससे बेहतर है कि हम छोड़ दें, खेलते ही नहीं है, पीछे उखाड़ देते हैं। ये मनीष साहब, मैं आपको बताऊं कि इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने बूट को बचाने के लिए पॉलिशें जमा किए हुए थे, जिसमें से शहबाज शरीफ आगे आगे थे, माजरत के साथ कि सबसे आगे थे वो, और उनको चाहिए थे वजीर आजम, उनको शेरवानी पहनने का बहुत शौक था। तो भुगतो, अब शेरवानी पहनने का अगर इतना शौक है तो फिर अब भुगतो ना। अब लाओ, इस मुल्क में जो आप आए थे बड़े जोर शोर से ना, आपको अभी आने की जरूरत क्या थी? आप कहते 1.5 साल हैं, हम अपने इलेक्शन में आएंगे, जो तुमने बोया है एग्जैक्टली भैया आसिम भाई, वो खुद ही कोलैप्स होने जा रहा था, ठीक है ना? तो आपने उसको जो है ना वो एक फ्लाइंग एरो जो है पकड़ लिया। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, इनके लॉजिक ही इसी तरह के। आसिम भाई, आपकी बात को मैं थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं इसमें। अभी इस वक्त जो अनसर्टेनिटी चल रही है और जो फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं, और ये बहुत सारा इसमें से खुद साख्ता भी है। अगर तो ये लोन रिफॉर्मेट नहीं होते, तो उसके बाद बैंक्रप्सी में अगर जाते हैं, तो बैंक्रप्सी का ये होता है कि वो कहते हैं कि जी हम लोन तब आपको पैसे तब वापस करेंगे, बाकी पेमेंट जब होंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर बाहर से कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि डॉलर नहीं रहता। इसीलिए रुपए की प्राइस आपने देखा ना, वो 200 के करीब चले गई, ट्रिपल सेंचुरी हो गई। तो इसलिए कि बाहर से कोई आदमी भी आपसे आपके रुपए में बाइंग नहीं कर रहा, वो डॉलर में कर रहा है। तो डॉलर में उसको देने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगा रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज है। अफगानिस्तान जा रहा है, रशिया जा रहा है। सर, इस वक्त कोई भी जीनियस इस पाकिस्तान को नहीं रोक सकता जब तक के 50-60 बिलियन डॉलर आपके या तो माफ नहीं होते ताकि आपका पैसा आपके पास रहे, या फिर बाहर से कहीं से लेके आए। कहां से लेके आएंगे? बाकी दुनिया में, अमेरिका में वैक्सीन का पैसा रोक करके रशिया की जंग की तैयारी हो रही है। आज सुबह कांग्रेस के अंदर, यकीन कीजिए, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, खबरें उठा के देख ले हर आदमी, आज का प्रोग्राम, तारीख गवाह होगी कि 50 साल की तारीख में पेंटागन ने ऐसी हेयरिंग नहीं की जिसके अंदर खलाई मखलूक के बारे में पेंटागन ब्रीफिंग दे रहा हो। अब इसका क्या मतलब है कि इधर भी ये लोग राजों से पर्दे उठा रहे हैं कि कहते हैं कि मजीद हुकूमतें चलाने का कोई फायदा नहीं है, अगर आवाम को ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जा रही तो ये हमारी गर्दन में आके पड़ेंगे। भाई, जो बताना चाहिए इनको बता दो, इसका मत देखो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, हम जिम्मेदार नहीं होना चाहते। आज अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे 50 साल तारीख में पूरी कांग्रेस बैठी है और डिफेंस इंटेलिजेंस 12 कमेटियों ने आज अपना बताया है कि ये उड़न खटोले क्या चीजें हैं, कब से हैं, कैसे हैं, हमें कितना पैसा चाहिए, कितने केसेस हमारे पास वेरीफाइड है और कितनी हमारी इनके साथ आपस में मुठभेड़ हो चुकी है। 11 केसेस हैं जिसमें इन अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो जहाज हैं हाइपरसोनिक, ना वो रशिया के हैं ना वो चाइना के हैं, वो समझते हैं हमारे हैं। हमारे बजट का 1 रुपया इसके ऊपर नहीं लग सका, वरना हम तो अंदाजा लगाइए कि दुनिया में हालात क्या। और अमेरिका के अंदर सियाफाम कत्ल हो रहा है गोरे के हाथों, सियाफाम कत्ल हो रहा है गोरे के हाथों, और उस गोरे का ताल्लुक किसके साथ है? रशियन सुप्रीमिस्ट के साथ है, जिसके साथ पाकिस्तान खड़ा है। तो मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अगर हम देखते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से क्या इलेक्शन होने चाहिए, क्या इलेक्शन फिजिबल हैं और क्या इलेक्शन होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब अगर सर जेम्स गोल्डस्मिथ के सियासी वारिस हैं तो उनका यही नजरिया था कि बादशाहत की तरफ किसी तरीके से भी आ जाओ, नाम कोई भी रख लो। नहीं, मेरा तो नहीं फारूक साहब, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और ये जो हमारे जरदारी हजरात और बाकी जितने हैं, नवाज शरीफ, इनको एक एजेंडे पे काम करना चाहिए कि आर्मी के अंदर जो आर्मी का एक ब्लॉक बना है उसको शट अप कॉल दो। ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। ये आज एक ब्लॉक बना है, कल दूसरा बनेगा और परसों तीसरा बन जाएगा, उसके बाद आप क्या कर लेंगे? ये स्टार्ट है। कम से कम हम लोग कहते थे कि यार एक तो है। आज पहली दफा हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे रिटायर लोग अब खुल के करने लगे हैं कि जी हमें पता है कि क्या है, आपको तो पता ही नहीं है कुछ।
तो और बहुत सारे लोग जिस तरीके से पाकिस्तान से भागे हैं सोशल मीडिया पे आके कि उनको अपनी जानों का खतरा था। और आपने देखा कि ये हम इस पे कोई हवा में बात नहीं कर रहे। जनरल बाजवा साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी रिटायर ऑफिसर्स की, या सबको पता है। और अंदर क्या बातें हुई थी, कुछ बातें निकल के वो स्पेसिस पे भी बताई गई हैं कि वो क्या दी थी, क्या बताया गया था। तो इस वक्त नवाज शरीफ या जरदारी या इनको एक एजेंडे पे काम करना चाहिए कि आर्मी के अंदर जो एक और आर्मी बन गई है उसको शट अप कॉल दें और वो नजर आनी चाहिए। आप कोर्ट मार्शल करें 100, 200, 500, 1000 लोगों का, ये कल को पाकिस्तान की तबाही का बाइस बनेगा। और आप देखिएगा कि ये अगर नहीं किया आज, ये वाकई कल तबाही का बाइस बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा लीडर बन चुका है जिसने गाली गलोच मार पीट, आप देखें ना कि वो आग में मुंह में आग वो करके और वो वहीं जल गया बंदा, मतलब। और वो अभी एक और वीडियो आई कि वो पीटीआई का वो पहना हुआ है, सबको दिखा रहा है कि मैं चेक कर रहे हैं, आके डकैतियां कर रहे हैं। तो ये आपको याद है कि एक वक्त में कराची में भी कुछ इसी तरीके से होने लगा था कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये है कौन बंदा भाई। और ये कराची शुरू जो है, मैं चाहूंगा उस पर जरूर बात करें। 4 दिन के अंदर 2 धमाके हुए हैं और कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आखिर ये कौन करा रहा है? क्या वो तो एमकेएम लंदन करवा रही है ना। वो तो एजेंसियों ने 12 एजेंसियों ने बता दिया, 11 मुल्कों की पुलिस ने और 12 एजेंसियों ने बताया कि वो एमकेएम लंदन करवा रही है। एमकेएम लंदन जिसके पास खाने के पैसे नहीं है वो ये काम करवा रही है। क्या बात है सर, एमकेएम का मुंह बंद किया हुआ है, वो बोल नहीं सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, इजी टारगेट है, लगा देते हैं। ये सबसे ज्यादा सख्ती आएगी माइनॉरिटीज की। कल पिशावर में 2 सिख भाई मारे गए हैं जो कारोबारी लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि कब्जा टेक ओवर शुरू हो गया है। और मैं एक आखिरी बात करता हूं बार बार कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत सारी तारीख पढ़ने के बाद पाकिस्तान बनते वक्त के लोगों से इंटरव्यू लिए तो ये पता लगा कि एक ऐसा डायनामिक नुक्ता था कि जो किसी की नजर में किसी किताब में नहीं आया, कि उस वक्त की पाकिस्तानी अवाम, उस वक्त की मुसलमान अवाम हिंदुस्तान की बहुत बड़े तादाद में मकरूज थी। उस जमाने के जो लोन बिजनेस में जो लोग भी थे, जो भी साहूकारों के हाथ, हाँ किसके हाथ? साहूकारों के हाथ। तो बहुत बड़ा जज्बा पाकिस्तान के बंदे के अंदर ये भी था कि हमारा कर्जा जो है ना वो देना नहीं पड़ेगा, कर्जा जो लिया हुआ है तो माफ हो जाएगा। तो आज भी आप देख लीजिए, फिर जान आपकी शिकंजे में कर्जे वालों के हाथ में, साहूकारों के हाथ में आई हुई है। तो ये अगर बलवा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, बदतमीजी का एक फूटेगा तो कौन आकर के पकड़ेगा, कौन वो लेगा, वापस लेगा, नई रिजीम होगी, पता नहीं क्या होगा। और पाकिस्तान में वैसे भी फाइलों को आग लग जाती है जब जज मंगवाता है। नहीं सर, लेकिन जो बात आसिम ने की ना, ये इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि कराची एक फाइनेंशियल हब है और इस पे अटैक होने का मकसद मुख्तलिफ तरीके से या मुख्तलिफ सिमतों से कि उसकी इकॉनमी को बिठा के पाकिस्तान को मज़ीद बिठाना है, जो कि पहले ही ऑलरेडी क्रम्बल्ड हुई है। तो इसमें सीरियस जीत जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, रादर देन कि हम वही टिपिकल स्क्रिप्ट को दोहरा दें कि इसमें जो है वो लंदन से अल्ताफ़ हुसैन जो है वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, जबकि हमें मालूम है कि ये एक कुछ और ही इसके खुरे कहीं और जाके मिलते हैं। और आपको वैसे भी मालूम है कि रेंजर्स की एक्सटेंशन भी नज़दीक है, बजट के मामलात भी आ रहे हैं, सियासी तौर पे भी प्रेशर डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका हमें एनालिसिस करना चाहिए सर। वो आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। पता है 50 आदमियों ने गठा हमला किया होटलों पे रात के टाइम। तो वहीं से आप समझ जाएं कि ये खड़का रहे हैं, नीड क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, एक अनीस साहब आपसे सवाल करना चाहता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा कि अरब अमीरात जो हैं या जो दुबई या कतर, ये जो लोग सिटीजन नहीं देते, तो वहां पे लाखों लोग हैं, उनको एक वक्त तो पाकिस्तान जाना ही जाना है ना। वो अगर वहाँ पाकिस्तान में जायदादें खरीदें, पैसे भेजें, तो वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे कि जी हम पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं। एक है यूरोप और अमेरिका के लोग, जो कि जिनके बच्चे भूल जाएं आपके कभी पाकिस्तान जाएंगे। हाँ, ये होता है ज़रूरत रिश्ता के लिए, अक्सर जो है वो लोग अपने फुप्पी, कज़न, नाना दादी के बच्चे, मतलब इस तरीके से लोगों को देखते हैं और वो शादी वगैरह करके यहाँ लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनका कोई फ्यूचर वहाँ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई के आने के बाद वो लोग
जिनके बच्चों को उर्दू भी बोलने नहीं आती, जिनके बच्चे पाकिस्तान जाने का सोच भी सकते और ना जाते हैं, वो बड़े एक्टिव नजर आए हमें, वो बड़ी तकरीरें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो मदीना की रियासत बनाने के लिए बेताब हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि उस पर बताएं कि कनाडा में भी यही सूरत हाल आपने देखी होगी कि जो लोग आए हैं वहां पे और वो किस तरह खुद रहते हैं। तो ये कैसा जहन पैदा किया है? ये क्या मदीने की रियासत आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में आप, कनाडा में या यूरोप में आप रह रहे हैं और हर चीज एंजॉय कर रहे हैं? ये आसिम भाई, आप तो खुद अमेरिका में रहते हैं, आपको मालूम है कि जिन लोगों को पॉलिटिकल विजडम नहीं होता, सियासी शऊर नहीं होता, वो एक अलग फोर्स बनती है, उसको हम कहते हैं ट्रम्प फॉलोअर्स। और आपको मालूम है अमेरिका में कि ट्रम्प फॉलोअर्स का पॉलिटिकल विजडम क्या था, सियासी शऊर क्या था, उनका नज़रिया क्या था। यही जो है विजडम इमरान खान ने क्रिएट किया है और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर बड़ा अच्छा बिक रहा है। और इसमें कोई डेमोक्रेसी का कोई किरदार नहीं है, इसमें मसावात का कोई किरदार नहीं है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई किरदार नहीं है, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। इसमें बस एक मसीहा होता है, वो आता है और उसके बाद वो ले जाकर मुल्क को और दुनिया को बचा के जो है वो एक हीरो बन के उस पर ता हयात उस पर हुकूमत करता है। ये मंजन बेचा गया और ये मंजन बाय किया गया और ये उन लोगों ने बाय किया। कभी आप उनसे कोई पॉलिटिकल सवाल कर लें या पॉलिटिकल हिस्ट्री का सवाल कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ कर लें, इनको कुछ नहीं पता होगा। जी हाँ सर। जी, इसी में बिल्कुल ये जो आपने निशानदेही की कि ये ट्रम्प फॉलोवर जो है, ये इसके अंदर आसिम भाई एक टेक्निकल नुक्ता ये है कि ये तहकीक का टॉपिक था हमारा, ये पब्लिक प्लानिंग के अंदर होता है कि ये जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटियां होती हैं, जो अंग्रेजों के मातहत रहे होते हैं, उनके अंदर एक अर्बन मिडिल क्लास, एक ऐसा तबका होता है कि जो अपने लिए तो वेस्टर्न मगर दूसरे के लिए इस्लामी तर्ज हयात पसंद करता है। तो ये बड़ी अजीब बात है। अब वो सारी जिंदगी उनकी अंग्रेजी के तालीम में गुजरेगी, वेस्टर्न आइडियलिज्म में, हिपी कल्चर में चले आए होंगे यहाँ पर, मगर उनसे पूछें कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन निजाम क्या है, वो कहेंगे इस्लाम। जी, ये इस्लामिस्ट और इस्लामाइजेशन का जो एक कॉम्बिनेशन है जो लोगों को दिया गया है। आप देखें ना, स्टार्ट इमरान कहाँ से करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदीने की रियासत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस तरह की बातें से करते हैं। वो शख्स कर रहा है जिसका इन चीज़ों से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, सारी उम्र नहीं रहा जी, कोई मतलब उनसे अगर सवाल करें कि व्हाट वाज द पास्ट ऑफ इमरान खान, उनको पता ही नहीं होगा। उनको ये नहीं मालूम होगा कि इमरान खान की एक नाजायज़ बेटी है जो कि आउट ऑफ वेडलॉक हुई है और वो उसको ओन भी नहीं करता है। आज वो स्टेटमेंट देता है कि सियासतदानों के बच्चे बाहर लंदन में रहते हैं, 3 उसके बच्चे लंदन में रहते हैं। मतलब तो आप दूसरों के लिए वो जी, दूसरों के लिए वो कह रहा है कि पेट पे पत्थर बांध दो। हाँ, और दूसरों के लिए पेट पे पत्थर बांध लो। और मेरे बच्चे मेंशन में रहते हैं और वो जो है ना वो एक रॉयल लाइफ गुजार रहे हैं। सो ये वो जनरेशन है, ये इसको इसीलिए इसको किसी ने ज़ॉम्बी बड़ा दुरुस्त कहा है कि ये बिल्कुल टनल विजन के साथ चलते हैं। लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं है आसिम साहब, ये बड़े स्मार्ट भी हैं, क्योंकि अगर इनसे कहा जाए कि कैपिटल हिल के बाहर खड़े होकर ज़रा अमेरिका मुर्दाबाद या ग़ुलामी ना मंजूर करो, तो फिर शायद वो ये नहीं करते। फिर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम फिर अगर मतीउल्लाह जान समी इब्राहिम से पूछे या शहबाज गिल से पूछे कि जी बोलें अमेरिका का जो यार है, तो वो बोलते नहीं हैं। फिर वो कहते हैं आप हम वाप तो ये सारे ये मुनाफिक, हिपोक्रेट, दोगले रवैये निशानी है कि ये लोग जो है सियासी शऊर से जो बिल्कुल जिन्हें इल्म नहीं होता, उन लोगों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि ख़ुद तो वो कर रहे होंगे, उन लोगों को मसीहा के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे होंगे। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग फॉर इट, दे आर बाइंग इट, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ पाकिस्तान, जहाँ के एक डेमोक्रेसी हुआ करती थी, जहाँ पे एक पॉलिटिकल फाइट हुआ करती थी, जहाँ पे एक माहौल हुआ करता था यार डेमोक्रेसी का, वो ख़त्म हो गया है। अब जो है माहौल है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इमरान खान, अर्तुगरुल और ये जो है ना मसीहा, तुर्की का शहज़ादा, ब्लू आई प्रिंस, एंड दैट्स ऑल विट मैटर्स राइट नाउ। ख़तरनाक बात यह है कि इकनॉमिकली इमरान खान ने मुल्क को कहाँ ला के खड़ा किया, दे डोंट नो अबाउट दैट। वो उस पर तो बात ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं हैं। स्पेसिस में कभी हम बात करें इस पर तो वो
हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट गिनवा देंगे कि जो कि पीनट होंगे, लेकिन उसको वो पहाड़ बना के दिखाएंगे। लेकिन अगर हमसे जीडीपी की बात करें तो वो कभी नहीं मानते, वो उस जानिब उनका जिक्र ही नहीं होता। तो we need to protect this country. I think army needs to play a role, politician needs to play a role, accountability within the army needs to be done right away. जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई है तो उसके कोर्ट मार्शल करो, उनको लटकाओ। अगर जनरल फैज़ हमीद की तरफ चारों पांचों उंगलियां उस तरफ इशारे कर रही हैं, खुरे उस तरफ जाके मिल रहे हैं, अभी तक उसका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ? एक कोर कमांडर है ना पेशावर का, आप अगर वो उसकी तहकीकात करें, आपकी इतनी एजेंसीज हैं, विद इन MI है, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसको आप देखें कि आपके अंदर ये आपकी सफ़ों में जो है, ये क्या वजह है कि आज पाकिस्तान की फ़ौज का नाम सरेआम सरे बाज़ार उछाला जा रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। सियासतदान उछालते थे तो आप उन पर पाबंदियाँ लगा देते थे, आप उनको माइनस कर देते थे। आज एक सियासतदान लगा रहा है, वो आपका चहीता है, लाडला है, निक्का है, काका है, क्या है, आई डोंट नो। यू नीड टू स्टॉप दैट, यू नीड टू स्टॉप इट नाउ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, प्रोग्राम का प्राइम टाइम अनीस फारूकी। व्यूअर्स, सिचुएशन बड़ी ग्रिम है, बहुत ख़तरनाक है, वॉलेटाइल है, और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में दिन ब दिन बदल रही है। हम आपको दिन ब दिन इससे आगाह भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे और आपकी राय भी लेंगे। प्राइम टाइम देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन पे। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। हैव अ ग्रेट इवनिंग। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से।